With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि Prelims to Interview 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं with features like live classes, one-to-one mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program, where Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम शुभम कुमार यादव है। मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 में 263वीं रैंक हासिल की है। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और मेरी स्कूलिंग सेंट चार्ल्स स्कूल शिवपुरी से हुई है। उसके बाद मैंने बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स किया हुआ है हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। उसकी वजह से मेरा ऑप्शनल जो था वो भी मैथमेटिक्स था। इसमें मेरे 300 मार्क्स आए हैं, 148 पहले पेपर में और 152 दूसरे पेपर में। तो ये वीडियो मैथमेटिक्स के अराउंड रिवॉल्व करेगा, जिसमें मैंने के मैथमेटिक्स में क्या किया था वो चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर है कि मैथमेटिक्स मेहनत मांगेगा, क्योंकि यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप सिर्फ देख कर नहीं पढ़ सकते, आपको पेन पेपर लगता है। मुझे भी लगता था और मेहनत भी काफ़ी हो जाती है एक पॉइंट तक, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट्स लिख रहे होते हो, फिर उन्हें भूल रहे होते हो, फॉर्मूले याद रहते हैं, भूल जाते हैं, क्वेश्चन किए हुए होते हैं पर एक्चुअल एग्जाम में याद नहीं आते हैं। सबसे बेसिक जो इंस्टिंक्ट है वो है कि जो 13 टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के, उनको आपको डिवाइड करना चाहिए और क्लब करना चाहिए। जैसे कि कैलकुलस जो है उसको आप कैलकुलस और जो रियल एनालिसिस है या मॉडर्न अलजेब्रा है, इनमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आगे पीछे होते हैं लेकिन सिमिलर नेचर के होते हैं। जैसे ओडी और पीडी को आप सिमिलर लेवल पे एक संग खत्म कर सकते हैं, वो एक थोड़ा सा क्लबिंग वाला एलिमेंट है। मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, ये सब चीज़ें एक संग पढ़ी जाती हैं जनरली, और ये हेल्पफुल भी रहता है। ये क्लबिंग कैसे होगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक बार सिलेबस देखेंगे, आप कोई भी मटेरियल रेफर करेंगे तो उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें थोड़ी सिमिलर लग रही हैं, इनको साथ में किया जा सकता है। मैंने पर्सनली कनिष्क सर के नोट्स फॉलो किए थे, सिर्फ इसलिए वजह से कि मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, तो मैं अपने एंड पे पढ़ता था और मैंने अपना पूरा रिलायंस किसी भी जो स्टैंडर्ड मटेरियल मार्केट में चलता है उस पर नहीं किया था। मेरा जो कॉलेज ग्रेजुएशन थी बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स हंसराज कॉलेज से, उसी में जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे और उन्हीं की जो किताबें थी मैंने उसी को आगे कंटिन्यू किया। जैसे कि मॉडर्न अलजेब्रा में मैंने गैलियन को ही आगे कंटिन्यू किया। रियल एनालिसिस में मलिक एंड अरोरा और ऐसी कुछ किताबें मार्केट में चलती हैं जिनका मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं उन पर कुछ कमेंट नहीं करता हूँ। हमारे जो कॉलेज में चलती थी बार्टल, शर्बर्ट, उन्हीं को मैंने आगे फॉलो किया, क्योंकि उनमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो चुकी थी। प्लस वो किताबें मैंने कहीं ना कहीं अपने 3 साल कोर्स में 1-2 सेमेस्टर तो मिनिमम पढ़ी ही हैं, तो उन पर पकड़ अच्छी हो गई थी मेरी। तो इन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद जो वैल्यू एडिशन और जो मार्क्स स्कोरिंग थी वो मैंने कनिष्क सर के नोट से फॉलो की। कनिष्क सर के नोट से फ़ायदा ये हुआ कि जो टॉपिक्स उन्होंने कवर किए हैं और जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं उनमें कुछ हेल्प हो जाती थी कि मेरा कुछ छूट तो नहीं गया। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आज भी याद है, जैसे एसिम्पटोट्स वाला जो टॉपिक है वो मैंने नहीं कवर किया था अपने बार, जब मैं खुद से पढ़ाई कर रहा था। जब उनके नोट्स रेफर किए तो मुझे पता चला कि ऐसा एक टॉपिक है जो सब ने पढ़ रखा है और मैंने नहीं पढ़ा, तो उसको फिर मैंने अपने एंड से यूट्यूब या अलग अलग रिसोर्स फॉलो करके कर लिया था। जब मैं सेल्फ स्टडी खुद से कर रहा था तो ये जो स्टैटिक किताबें हैं जो मेरी कॉलेज ग्रेजुएशन से कंप्लीट हो रही थी उन्हीं को मैंने आगे फॉलो किया था। साथ में कुछ टॉपिक्स के लिए मुझे वैल्यू एडिशन की ज़रूरत लगती थी कि हाँ ये कॉलेज से नहीं हो पा रहा है, तो उसमें मैंने 1-2 किताबें इधर उधर से फॉलो की थी। जैसे फॉर एग्जांपल एनालिटिक ज्योमेट्री की मैंने पीएन चैटर्जी बहुत सिलेक्टिवली पढ़ी है, वो भी आखिरी वाले हिस्से के लिए, कोनिकॉइड्स वाला जो पार्ट है। लाइन और जो स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं कोन वगैरह, वो मेरा टॉपिक पहले से क्लियर थे, तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा कहीं और से रेफर किया नहीं। इसके अलावा ओडी पीडी के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत लगती थी कि उसमें क्या है, फॉर्म का गेम है, आपको अगर फॉर्म आता है तो आपसे सवाल बन जाएगा, नहीं तो आप अटक जाते हो। तो उसमें जो बुक्स चलती हैं उनको थोड़ा सा आप रेफर कर सकते हैं, बट मैंने ऐसे ज़्यादा फॉलो नहीं किया था। मैंने इसके बजाय मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रेफर किए थे सॉल्व करना। इसके लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी आर्यभट्ट आश्रम से, महितोष सर जिसमें रहते हैं। और उस टेस्ट सीरीज से एक अच्छी बात ये हुई थी कि जो मेरे वीक टॉपिक्स थे उस पर सर मुझे शीट प्रोवाइड कर देते थे, जिससे वो टॉपिक एक डिसेंट लेवल पर कवर हो जाता था। प्लस सर की मैंने टेस्ट सीरीज भी फॉलो की थी, उस टेस्ट सीरीज में फीडबैक भी अच्छा था और जो मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स थी वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई, क्योंकि मैं शुरुआत से आदत रही है मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा लिखता था। मेरा शुरू में फोकस रहता था कि मैं क्वेश्चन और एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दूँ। प्रेजेंटेशन इस वजह से थोड़ा सा सफ़र करता था, फिर मैंने उसे भी काफ़ी हद तक इंप्रूव कर लिया था। मैथमेटिक्स ऑप्शनल में एक बात ये भी है कि
आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मेरा बस इतना एडवांटेज था कि मैं जब कॉलेज में था तो एक हमारे सर थे लक्ष्य बत्रा सर, उन्होंने हमें जब पढ़ाया था मॉडर्न अलजेब्रा, उन्होंने 2 सेमेस्टर तक हमें थोड़ा सा गाइड किया था। उस वजह से एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, जिसकी वजह से मेहनत करना थोड़ा आसान लगता था और काफ़ी रिलेटेबल और अंडरस्टैंडेबल टॉपिक्स लगते थे। और इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से उसमें मुझे कभी दिक्कत नहीं आई, तो वो मेरा एक प्लस पॉइंट था। आप अपने प्लस पॉइंट ऐसे ही ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जो फ्लूइड डायनेमिक्स और मैकेनिक स्टैटिक्स वाले पोर्शंस थे, ये मैं यूट्यूब पर एक चैनल है मैथोक्रेट नाम से, उससे रेफर किया था मैंने, उनकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है। और फ्लूइड डायनेमिक्स में मेरा बस इतना फोकस रहता था कि मैं बेसिक क्वेश्चन गलत ना करूं, जो 10 मार्कर्स आते हैं, जैसे वोर्टेक्स का क्वेश्चन है, सोर्स का क्वेश्चन है, सिंक का क्वेश्चन है, उन पर मैं अच्छी पकड़ बना के रखता था कि ये बेसिक हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। उसमें भी जो हार्ड टॉपिक्स हैं, जैसे नेवियर स्टोक इक्वेशंस हैं या बर्नूली इक्वेशन की जो एप्लीकेशंस हैं, उनमें जिनमें एफर्ट ज़्यादा लगता है और कॉस्ट बेनिफिट थोड़ा सा खराब रहता है, उनको मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया था। मैकेनिक स्टैटिक्स में भी यही स्ट्रैटेजी थी। उसमें बस ये था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चन है वो रेपिटेटिव हैं और आ जाते हैं, तो उन पर थोड़ी सी पकड़ बना ली थी, जिसकी वजह से एक एडवांटेज वहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा मिला। अब रही बात कि स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे आइडेंटिफाई करें, तो वो एक काफ़ी पर्सनलाइज क्वेश्चन है। और जनरली जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कैलकुलस या पेपर 1 के कुछ टॉपिक्स हैं, वो जनरली सबको ईजी लगते हैं, क्योंकि उसमें 12th का एक्सटेंशन है और बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ नहीं है एज़ कम्पेयर टू जब हम 12th या अपने कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ते हैं और जो यूपीएससी पूछता है। लीनियर अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत आसान पढ़ते हैं, वहीं कुछ टॉपिक्स हैं जैसे स्टैटिक्स है, डायनेमिक्स है, या जैसे मेरे केस में था, मुझे ओडी थोड़ा सा हार्ड लगता था क्योंकि वो कैलकुलेशन मांगता था और उनमें एक आध अगर आपने कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक की तो आपका आंसर गलत हो जाता है, या फिर अगर आपको जो लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स हैं जो यूज़ करने हैं वो नहीं पता तो आप आधे क्वेश्चन में अटक जाते हैं। ये थोड़ी सी दिक्कत करती थी और इसको सही करने का तरीका सिर्फ मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उल्टे चालू किए थे, मतलब 2013 से के बाद जो सारे किए हैं। फिर मैं फॉरेस्ट सर्विस के जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो लगाता था, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, ऐसे 2021 का लगाया, फिर 20 का लगाया, 2019 का लगाया। मैं शायद 2018 या 17 तक के मैंने क्वेश्चन लगा रखे हैं। उसमें वो वाले टॉपिक्स मैं छोड़ देता था जो सिर्फ फॉरेस्ट सर्विस में पूछे जाते हैं, जैसे शायद हाइड्रोस्टैटिक्स एक टॉपिक है जो सिर्फ फॉरेस्ट सर्विस में आता है, इसमें नहीं आता है, तो उनको मैंने स्किप कर दिया था। अब रही बात अटेम्प्टेबिलिटी की, तो मेरा ऐसा फोकस रहता था कि शुरू के 1 घंटे में मैं ट्राई करता था कि 10 नंबर वाले क्वेश्चन किए जाएं, पर मैं स्टार्ट करता था क्वेश्चन नंबर 5 से। उससे क्या होता था कि जब मैं क्वेश्चन नंबर 5 के 3-4 बार अटेम्प्ट कर लेता था तो एक फ्लो बन जाता था, थोड़ी स्पीड बन जाती थी, हैंड राइटिंग सही हो जाती थी। उसके जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करता था तो उसमें थोड़ी एक्यूरेसी रहती थी, क्लीनलीनेस रहती थी, साफ सफाई लगती थी। और क्वेश्चन नंबर 1 शायद वो पहला क्वेश्चन है जो एग्जामिनर देखता है, तो वो थोड़ा मैं कोशिश करता था सही देखे, साफ सुथरा देखे और सही आंसर आए उसका। फोकस मैं लेके चलता था कि 1 घंटे में ये 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, पर मैं ओवर द टाइम जब मैं टेस्ट सीरीज देता गया तो मैं इसको 8 के आसपास ले आया था। 1-2 क्वेश्चन में मैं तब भी अटक ही जाता था, तो मुझे लगता था वो नॉर्मल है। फिर अगला जो एक क्वेश्चन जो हमें बाकी टोटल 5 करने होते हैं, इसमें 2 कंपलसरी, जो 3 क्वेश्चन बचे हैं, उन 3 में से एक क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है कि आप पूरा जो 8 सवाल पढ़ते हैं, जिनमें से 2 अगर आप कंपलसरी वाले हटा दें तो जो 6 सवाल पढ़ते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ढूंढना बहुत आसान होता है कि जो आपको पूरा आता होगा। तो उसको मैं टारगेट लेके चलता था कि 30-35 मिनट के अंदर खत्म करना है। अगला एक क्वेश्चन जो होता है वो भी ढूंढना थोड़ा रिलेटिवली आसान होता है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसको मैं 35-40 मिनट, थोड़ा 5-10 मिनट ज़्यादा लगा के बना लेता था। मेरा मेन फोकस होता था कि आखिरी जो सवाल मुझे एक अटेम्प्ट करना है उसमें मेरे पास 40 से 45 मिनट का टाइम हो, क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या होता है, आप ऐसे फंसते हैं कि 1-2 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल नहीं बन रहे होते हैं जो हर साल पेपर में आते ही हैं। मेजर फोकस उसमें इन चीज़ पर करना चाहिए कि जो उसमें ऐसा सवाल फंस रहा है जिसमें आपको 2 पार्ट आ रहे हैं, तीसरा नहीं बन रहा है, ऐसा 2-3 क्वेश्चनों में होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप अपने 5-10 मिनट एक्स्ट्रा निकालें। जैसे मैं अपने केस में 45 मिनट का टारगेट लेता था, तो जो एडिशनल 10-15 मिनट होते थे वो इस तीसरे सवाल पे फोकस रहते थे कि इसमें मैं क्या इसको बना पा रहा हूँ, और जैसे ही वो सवाल बनता था मैं बाकी का टाइम डिवोट करता था शुरू के 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने पे। इसके साथ में एक बात ये भी है कि जैसे प्रैक्टिस करने की बारी आती थी तो मेरा प्राइमरी फोकस होता था टॉपर्स कॉपी, जिसमें मैं कनिष्क कटारिया सर को फॉलो किया हूँ, और मुझे वो इसलिए पसंद थी क्योंकि उनकी जो राइटिंग थी और जो उनकी शीट में साफ सफाई मुझे शुरू में दिखी वो मुझे काफ़ी इंप्रेस कर गई थी। प्लस एक बात ये भी थी कि वो जो डायग्राम और उनकी जो बनाने की आदत थी कि हर क्वेश्चन में कोशिश कहीं ना कहीं करते थे कि एक डायग्राम बन सके तो बहुत अच्छा हो जाए। स्फीयर का क्वेश्चन आया तो स्फीयर बना दिया, प्लेन के क्वेश्चन में प्लेन बना दिया, और ओवर द टाइम मैंने ये डेवलप कर लिया था कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं। जैसे उनकी शीट है, मैंने देखा था जब कोई लेंथी क्वेश्चन आता था तो वो अपनी जो शीट होती है उसको ऐसे वर्टिकली 2 हिस्सों में डिवाइड करते थे और वर्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करते थे, जिससे स्पेस का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता था। ये फिर मैंने भी धीरे धीरे ट्राई किया अपने उसमें सुधारने का, और ओवर द टाइम मैंने भी इसको इम्प्लीमेंट कर लिया था काफ़ी अच्छे से। टॉपर्स कॉपी की एक अच्छी बात ये भी होती है कि आपको पता होता है कि टॉपर्स भी कुछ क्वेश्चन गलती करते हैं, और वो ये मुझे बहुत
लेट समझ आया कि हर क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि मैं माथा मारता रहूं, क्योंकि उसके चक्कर में जो बाकी टाइम वेस्ट मेरा हो रहा है वो दूसरे क्वेश्चन में इन्वेस्ट किया जा सकता है। साथ रही बात, जब मैंने टेस्ट सीरीज अपनी ज्वाइन करी थी, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, तो मुझे टेस्ट सीरीज की जरूरत बस इसलिए लगी कि कोई हो जो मुझे बता सके कि मैं जो लिख रहा हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वो क्या उससे मुझे मार्क्स मिलेंगे या मुझे कोई और चेंजेस करने की ज़रूरत है। इनिशियली आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो होनी चाहिए एक्यूरेसी की, कि आपका आंसर आना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल आप धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं। एक्यूरेसी का गेम इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आप आंसर गलत ला रहे हैं तो मुझे नहीं पता आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, क्योंकि इस बात पे कोई क्लैरिटी है नहीं कि स्टेप मार्किंग के मार्क्स हैं या नहीं है। तो एक्यूरेसी पे ध्यान दें। अब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था, पर मैं तब भी मैथ्स की टेस्ट सीरीज ली थी और मैं उसको कर रहा था, क्योंकि मेरा फोकस था कि मैं इस साल टेस्ट सीरीज इतनी अच्छी कर लूँगा कि मुझे अगली बार ऐसे जो फोकस है मेरा एक्यूरेसी शिफ्ट होकर प्रेजेंटेशन पे चला जाए। मैं इस साल इतना मेहनत कर लूँ कि मुझे अगले साल ये दिक्कत ना हो कि मेरा आंसर गलत आ रहा है, मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ। तो वो मैंने कम कर लिया था और मैंने सेकंड अटेम्प्ट में अपने सिर्फ प्रेजेंटेशन पे और आंसर को कैसे अच्छा दिखाया जाए उस पर फोकस रखा था। कनिष्क कटारिया सर की कॉपीज की एक अच्छी बात ये भी होती थी कि वो बहुत स्ट्रक्चर्ड रहती थी। मतलब आप जब उनको देखेंगे और आप बाकी टॉपर्स की भी जब कॉपीज देखेंगे, मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ इनको अच्छे से फॉलो किया था। मैंने इनके 8-10 टेस्ट कॉपी जितनी मुझे अवेलेबल हो पाई इधर उधर से, मैंने उन सबको अच्छे से फॉलो किया था और उससे एक कॉन्फिडेंस मिल गया था कि यार ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि नॉलेज बेस तो लगभग डिसेंट सा ही है। तो उससे जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि उससे आप जो 6-8 घंटे कर रहे हैं उसे आप 8-10 घंटे खींच लेते हैं। ये जो 2 घंटे इंक्रीज हुए हैं, जो आप 8 घंटे कर रहे थे वो उनमें 2 घंटे बढ़े हैं, विच इज़ लगभग 25% आपने गेन कर लिया अपनी एफिशिएंसी में। तो वो भी एक बहुत क्रूशियल एलिमेंट आ जाता है मैथ्स की तैयारी में। प्लस मैथ्स की तैयारी में एक बैड या गुड जो कहना है कह लो, एक अच्छी बात या बुरी बात यही है कि आपको पेन पेपर लगता है। तो आप इसको, जैसे मैं जब करता था, मैं 1 बजे खाना खाने के बाद करता था, क्योंकि जब नींद आती है तो पेन पेपर वाली चीज़ होती रहती है तो थोड़ी नींद कम हो जाती है। पेन पेपर वाली चीज़ में ये भी है कि आपको सोचना पड़ता है। आप मैथ्स को ऐसे सिर्फ हवा में नहीं पढ़ सकते, तो वो एक डिसएडवांटेज है कि आपको पूरी शिद्दत से बैठना पड़ेगा उसे करने के लिए। उस वजह से थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग जाती है। पर अच्छी बात ये है कि एक बार स्टैटिक्स और सब कुछ आपने जो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया तो बहुत ज़्यादा रिवीजन बहुत ज़्यादा तो नहीं मांगता है, मांगेगा डेफिनेटली मांगेगा, पर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना रिलेटिवली आसान पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स जिसमें आपको वैल्यू ऐड करना पड़ता है हर साल। मैथ्स रिलेटिवली स्टैटिक ही रहता है। टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स को पे उससे एक एलिमेंट आप ये भी उठा सकते हैं, जो मैं करता था, मैं रिवर्स लर्न करता था। जो मेरे टॉपिक्स मेरे स्ट्रॉन्ग होते थे उन्हें तो मैं करता ही था, उनका आंसर भी सॉल्व करता था। लेकिन क्या होता है ना, ये कुछ टॉपिक्स मेरे वीक होते हैं, जो स्टॉपर ने या जो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी उसकी सॉल्यूशन प्रोवाइडेड होता है, तो उससे उनका आइडिया लग जाता है कि ये मेरा एरिया वीक है या इसको मैंने इस सवाल को ऐसे किया है किसी टॉपर ने, या जो सॉल्यूशन है उसमें किसी और तरह से किया गया है। ये नॉलेज काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है जब आप जो वीक एरिया, जैसे मेरा जो मैकेनिक्स या स्टैटिक्स डायनामिक्स वाला पार्ट था उसमें रिवर्स लर्न करता था। मैं ऐसे क्वेश्चन को एक कुन्ने में एक किताब बना रखी थी मैंने, इसकी भी A4 शीट्स की थी वो, स्पायरल बाइंडिंग वाली, जिसमें टॉपिक वाइज मैंने स्टिकी नोट चिपका रखे थे। हर टॉपिक के जो इंटरेस्टिंग सवाल मुझे टेस्ट सीरीज में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या टॉपर की कॉपी में मिलते थे, मैं उन्हें नोट कर लेता था। पूरा नहीं, क्वेश्चन पूरा लिखता था मैं, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ क्रूशियल एलिमेंट या क्रूशियल स्टेज जो है सिर्फ उनको नोट करता था, पूरा नहीं करता था कभी। इससे क्या होता है, जब आप रिवीजन करने आते हैं तो काफ़ी हेल्प हो जाती है उन सवालों पर ग्रिप बना के जो हर टॉपर ने या जो रेपिटेटिव फ्रिक्वेंसी से पूछे गए हैं उन्हीं थीम्स पे। साथ ही में जैसे कनिष्क सर ने खुद भी बोला है कि जो नोट्स हैं वो आपके खुद के होने चाहिए। जैसे मैं जब पढ़ रहा था तो एक ट्रेंड ये भी था कि कनिष्क सर के नोट्स ऐसे ऑनलाइन अवेलेबल थे तो लोग प्रिंट करके उसी से पढ़ते रहते थे, और ये बात मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगती है और सर ने खुद भी मना किया है ये सब करने से। तो मैं क्या करता था, मैं अपने नोट्स खुद बनाता था और मैं सिर्फ कनिष्क सर के नोट्स ये रेफर करने के लिए देखता था कि कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं जो मुझसे छूट गया हो। इससे अच्छी बात क्या होती है ना कि जब आप नोट्स खुद बना रहे होते हैं ना तो आपके दिमाग में रजिस्टर होते हैं और मुझे उन्हें रेप्लिकेट करने में या उन्हें अप्लाई करने में काफ़ी सहूलियत रहती है। मेरा थोड़ा जब मेंस की बारी थी तो तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं ढंग से तैयारी तो नहीं कर पाया था, पर क्योंकि मेरे नोट्स खुद के थे तो मुझे वो काफ़ी हद तक याद थे। तो उसकी वजह से मैं जो 15-20 दिन में सिर्फ ऑप्शनल को दे पाया था अपनी तबीयत खराब होने की वजह से, उन 20 दिनों में मैंने अपने जो 13 टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के उनकी 15 A4 शीट्स में समरी बना ली थी, जिसमें सिर्फ वही टॉपिक्स या वही पॉइंट्स थे जो मैं भूल जाता हूँ या मुझे रेलिवेंट लगते हैं। इसने काफ़ी हेल्प की उन दिनों में जब मैं एक्चुअल पेपर देने जा रहा हूँ और मैं 1 घंटे में पूरा पेपर 1 रिवाइज कर सकता था और 1 घंटे में पूरा पेपर 2 रिवाइज कर सकता था सिर्फ उन A4 शीट्स की मदद से। तो ये एक एक्सरसाइज ऐसी होगी जो शायद मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अपने इसी बायस की वजह से मैं अपने मैथमेटिक्स के या इन जनरल किसी के भी नोट्स शेयर नहीं करता हूँ, वो काफ़ी टॉपर्स ने काफ़ी हेल्प कर दी है ऑलरेडी। बाकी एक पॉइंट के बाद जैसे मेरे संग हो गया था, मैं थोड़ी सी मक्कारी इस चक्कर में करने लग गया था कि कोई भी टॉपिक होता था या कोई भी क्वेश्चन देखना होता था
तो मैं वेट करता था कि मार्केट में आ जाएगा फिर कर लेंगे। इसकी वजह से जो खुद की लर्निंग का कर्व होता है या खुद की जो मेहनत करने की क्षमता होती है वो असर करती है। इस वजह से मैं अपने नोट्स तो कहीं भी शेयर करने से अवॉइड कर रहा हूँ। बाकी आपको अगर रेफर करने हैं तो मैं जीएस में ऐश्वर्य वर्मा सर और मैथ्स ऑप्शनल में कनिष्क कटारिया सर के नोट्स फॉलो करता था और उनकी स्ट्रैटेजी गाइडलाइंस फॉलो करता था, और वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। और इसके साथ मैं वीडियो एंड करूंगा। एक बार थैंक्स बोलूँगा डीकेटी टीम को मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अवसर देने के लिए कि मैं आप तक अपनी बात रख सकूँ। तो धन्यवाद।